मोमेंट एंड सेंटर ऑफ मास। अब पहले हमने देखना है कि सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या होता है, और ये पहले मैं आपको बताऊंगी वन डायमेंशनल के अंदर। यहाँ पर मैंने ये वन डायमेंशन में एक्स एक्सिस ले ली है। यहाँ पे मैंने दो मैसेज रखे हैं जिनको नोट कर दिया M1 और M2 से, और यहाँ पर मैंने एक दरमियान में ऑब्जेक्ट रखा है, ये वाला ऑब्जेक्ट रखा है दरमियान में। अब मुझे अपने मैसेज को इस तरह से सेट करना है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट या ये लाइन जो है पूरी की पूरी स्टेबल रहे, और जिस पॉइंट के ऊपर मेरे ये लाइन स्टेबल रहेगी या ये ऑब्जेक्ट स्टेबल रहेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब मुझे अपने मैसेज को इस तरह से सेट करना पड़ेगा कि मेरे पास ये लाइन या ये ऑब्जेक्ट स्टेबल रहे, और इस पॉइंट पे अगर स्टेबल रहेगी तो हम कहेंगे ये पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अब किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है कि हमें उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, और दूसरा होता है हमें उस बॉडी का मास फाइंड आउट करना पड़ता है। और मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें डेंसिटी मालूम करनी होती है कि डेंसिटी क्या चीज़ होती है। डेंसिटी की डेफिनेशन आपको पता है कि डेंसिटी हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ होती है हमारे पास से, और डेंसिटी हमारे पास कुछ भी नहीं होती। बेसिकली हमारे पास होती है थिकनेस। हमें किसी भी चीज़ की थिकनेस अगर बतानी हो तो हम इस चीज़ से बताते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ। अगर देखें आपके पास एक रॉड आपको दिया गया, ये आपके पास है एक रॉड, ऐसा रॉड जिसकी लेंथ 5 मीटर है, और इसके ऊपर अगर हमने मैसेज सेट किया है 30 kg के, मैसेज हमने सेट किए हैं 30 kg के, और इस रॉड की लेंथ 5 मीटर है, और आपसे पूछा जाए कि इस रॉड ऐसा रॉड जिसकी लेंथ 5 मीटर है उसकी डेंसिटी कितनी होगी, तो आपने उठा के इसमें पुट कर देनी है वैल्यूज़। 5 मैसेज आपके पास 30 kg मैंने लिखा है, और रॉड की लेंथ 5 मीटर लिखी है, तो यहाँ से 6 kg m-1। तो यहाँ से मैं बताऊँगी कि मेरे पास इस रॉड जिसकी लेंथ जो थी 5 मीटर थी, उस रॉड की जो डेंसिटी आई है वो 6 kg m-1 आई है। डेंसिटी हमारे पास होती है, जैसे मैंने ये बनाया, अब यहाँ से देखें मोटाई ज़्यादा है, यहाँ से कम है, यहाँ से बहुत ज़्यादा बारीक है, और यहाँ से देखें ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास डेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, और यहाँ पर डेंसिटी कम है। यहाँ पर थिकनेस कम है, थिकनेस कम है तो हम कहते हैं डेंसिटी कम है, और यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। और डेंसिटी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं मास पर यूनिट लेंथ के ज़रिए हम डेंसिटी अपनी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये यहाँ तक तो थी, मैंने डेंसिटी आपको फाइंड आउट करके दिखाई है वन डायमेंशनल की, 1D की। और वन डायमेंशन में जो डेंसिटी होती है उसे हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं, लीनियर डेंसिटी कहते हैं उसे। ये थी 1D के लिए। अब ये जो रॉड मैंने लिया था, इस रॉड के अगर मैं छोटे छोटे पीसेस कर दूँ, बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे अगर इसके पीसेस कर दिया जाए, और मुझे कहा जाए कि आप इस पीस की डेंसिटी बताएं कितनी है, इसको हमने बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, और हमसे पूछा गया है कि आपने इस पीस की डेंसिटी बतानी है। ये पीस जो कि बहुत छोटा पीस है, इस पीस की हमें डेंसिटी बतानी है कि कितनी डेंसिटी आएगी इसकी, और फिर इसकी फाइंड आउट करके हम उसको पूरे रॉड की डेंसिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगर इस टुकड़े की ये जो हमें पीस कहा गया है जिसकी हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, अगर मैं कहूँ कि इस टुकड़े की जो लंबाई है मेरे पास वो ds है। s आपको पता है कि वो डिस्टेंस होता है, और d का मतलब होता है, ds का मतलब होता है स्मॉल चेंज। अगर मैं कहूँ कि ये वाला मेरे पास जो टुकड़ा है इसकी जो लेंथ है वो ds है, इसकी लंबाई ds है, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगी, नीचे ds लिख दिया मैंने। इसी तरह इसका मैस कितना बनेगा हमारे पास इस छोटे से टुकड़े का, वैसे हम मैस को किससे डिनोट करते हैं, m से, लेकिन ये चूँकि बहुत छोटा सा टुकड़ा है तो इसका हम मैस dm से डिनोट करेंगे, स्मॉल चेंज। तो यहाँ पर मैंने मैस की जगह पर लिख दिया dm, और यहाँ पर डेंसिटी को मैं डिनोट करूँगी डेल्टा से। ये डेंसिटी जो है इसको डिनोट करूँगी मैं डेल्टा से। तो यहाँ से मेरे पास बन गया dm इज़ इक्वल टू डेल्टा ds, ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास फार्मूला था, इस छोटे से टुकड़े की हमने डेंसिटी फाइंड आउट की है कि इसकी लंबाई और लेंथ हमने लेंथ और मैस फाइंड आउट कर लिया। मैस को हमने कह दिया कि बहुत छोटा सा मैस है, dm से नोट कर दिया, लेंथ बहुत स्मॉल लेंथ थी, ds से नोट कर दिया। अब अगर इस एक टुकड़े की आपको कहा जाए कि आप डेंसिटी फाइंड आउट करें तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि आप इस पूरे रॉड की बताएं डेंसिटी कितनी होगी,
इस पूरे रॉड की डेंसिटी बताएं कितनी होगी। तो हम इसमें इंटीग्रेशन अपनी यूज़ करेंगे। इसको हम बताएंगे, अगर आपको कोई भी इस तरह से रॉड दे दिया गया है और आपको एक पार्ट का बारे में बताया गया है कि उसकी मैस इतना है और उसकी लेंथ इतनी है, और आपको कहा जाए कि आप उस एक पार्ट की लेंथ और मैस को यूज़ करके पूरे रॉड क्या बताएं कि कितनी डेंसिटी होगी, तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर पूरे रॉड की डेंसिटी बताने के लिए। अब जो कि हम वन डायमेंशनल की फाइंड आउट कर रहे हैं डेंसिटी, ये वन डायमेंशनल है ना, वन डायमेंशन की डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इंटीग्रल लगाना है एक बार इंटीग्रल का साइन लगाना है। अगर टू डायमेंशन में होते हम तो हमें दो इंटीग्रल्स के साइन लगाने थे। इसी तरह तो अगर थ्री डायमेंशन में जाते तो हमें तीन इंटीग्रल्स के साइन लगाने थे। लेकिन यहाँ हम डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं पहले वन डायमेंशन की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए, इस पूरे रॉड की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं इंटीग्रल का साइन लगा दूँगी। क्या था, जस्ट एक पार्ट की हमें मैस और लेंथ दी गई थी और उसके ज़रिए कहा गया था आपने पूरे रॉड की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी के ऊपर अगर इंटीग्रल का साइन लगा देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी पूरे रॉड की डेंसिटी। ये हमारे पास फार्मूला बन गया जब हम वन डायमेंशनल में बात कर रहे होंगे। यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये टोटल मैस है। अभी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया ना, मतलब ये टोटल मैस बन गया रॉड का। इसको मैं एम से डिनोट कर सकती हूँ और यहाँ से ये डेल्टा डी एस हो गया। डेल्टा जो है ये डेंसिटी को डिनोट कर रहा है। डेंसिटी यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट भी दी जा सकती है, आपको वेरिएबल भी दी जा सकती है। और डी एस ये पूरे रॉड की लेंथ को डिनोट कर रहा है। और जब हमने इंटीग्रल लगा दिया ना तो ये पूरे रॉड की लेंथ बन गई। और यहाँ पे इंटीग्रल लगा दिया तो ये पूरे रॉड का मैस बन गया। टोटल मैस था, मैंने उसको एम से डिनोट कर दिया। और यहाँ पर ये इंटीग्रल डेल्टा और ये डी एस वैसे के वैसे ही। अब ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला बन गया वन डायमेंशनल में। आपको एक्स एक्सिस में भी दिया जाएगा तो आप यहाँ पर डी एक्स कर देंगे, डेल्टा एक्स डी एक्स। अगर वाई एक्सिस में पूछा जाएगा, जैसे मैंने रॉड एक्स एक्सिस में लिया है तो यहाँ पर मैं डेल्टा एक्स और डी एक्स लिख दूँगी। डिस्टेंस अलॉन्ग, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिख दूँगी। अगर वाई एक्सिस में पूछा जाएगा, रॉड आपको वाई एक्सिस में दिया जाएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा वाई और डिस्टेंस अलॉन्ग वाई डी वाई। लेकिन ये मैंने जर्नल फार्मूला लिखा है वन डायमेंशनल के लिए। अब कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसे भी होती हैं, हम उन्हें एरिया की शक्ल में नापते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये कागज़ ही देख लें, अगर ये आपके पास कोई कागज़ का एक टुकड़ा है, इसे हमने इसके फाइंड आउट करने हैं हमने, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसे अब हम इस शक्ल में तो नहीं फाइंड आउट करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे कि हम एक जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हम एक टुकड़ा लेंगे, उसकी मैस और उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ये 1D में था। लेकिन अगर आपके पास टू डायमेंशनल में बात हो रही है, अगर सम चीज़ें हमारे पास ऐसे भी होती हैं कि हमें उनकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ती है एरिया की शक्ल में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये कागज़ का टुकड़ा लिया, अब इस कागज़ के टुकड़े की आपके पास जो मैस होगा, इसका जो लेंथ होगी, इसकी जो मोटाई होगी, बेसिकली आपके पास डेंसिटी क्या होती है, थिकनेस होती है। अगर ये कागज़ का टुकड़ा है तो इस कागज़ के टुकड़े की देखिए, इसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा कम है, इन्फिनिट मैनी टाइम्स आपके पास कम है। तो हम इन चीज़ों की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकी हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे एरिया के ज़रिए। तो इस तरह की डेंसिटीज़ को आप यहाँ पर लीनियर डेंसिटी नहीं कहेंगे। इस तरह की डेंसिटी को आप लीनियर डेंसिटी नहीं कहेंगे, आप इसे एरियल डेंसिटी भी कह सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सरफेस डेंसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इनको इस शक्ल में नहीं नाप सकते। इसकी लेंथ की शक्ल में हम इन्हें नहीं फाइंड आउट कर सकते इसकी डेंसिटी फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और इसको कहते क्या हैं। इस तरह के अगर आपके पास ये प्लेट दे दी गई है, कोई भी इस तरह से इरेगुलर शेप की प्लेट दे दी गई है और आपको कहा गया कि आप उस प्लेट की डेंसिटी फाइंड आउट करें, तो आप उस प्लेट की डेंसिटी इस लेंथ के ज़रिए नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि हमारे पास उनकी जो लेंथ होती है ना, वो इन्फिनिट मैनी टाइम्स कम होती है। हमें जैसे ये आपको बताया गया, ये कागज़ है, कागज़ का टुकड़ा है, उसका आपको कहा जाए कि आप इनकी डेंसिटी फाइंड आउट करें। अब आप अगर इस शक्ल में फाइंड आउट करना चाहें, लेंथ की शक्ल में, और डेंसिटी आपके पास क्या होती है, बेसिकली थिकनेस होती है। क्या आप इस कागज़ की थिकनेस बता सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा कम थिकनेस है, इन्फिनिट मैनी टाइम्स, हम नहीं बता सकते। तो फिर हम इस टाइप की जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो बॉडीज़ होंगी, उनकी डेंसिटी कैसे बताएंगे? उनकी डेंसिटी हम एरिया की शक्ल में बताएंगे, और उस टाइप की डेंसिटीज़ को हम कहते हैं एरियल डेंसिटी या फिर सरफेस डेंसिटी। इसकी डेंसिटी को हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया। मैंने को बताया एरिया की शक्ल में फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यूनिट एरिया। मतलब यहाँ पर कहीं भी जगह पर आपको ये एक ये ले लेते हैं, यूनिट ले लेते हैं,
चाहे अब वो आप मीटर में लें, फीट में लें, स्क्वायर में लें, किसी भी चीज़ में लें, ये एक यूनिट ले लिया। जैसे आपके पास जैसे मेरे पास एक कागज़ है, इस कागज़ की किसी एक जगह पर मैं एक ये यूनिट एरिया लूँगी और इसकी मैं डेंसिटी फाइंड आउट कर लूँगी और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करके मैं इस पूरे कागज़ की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकती हूँ इंटीग्रेशन के ज़रिए। एक पार्ट लेके एक कहीं पर ये लूँगी, यूनिट एरिया ड्रॉ करूँगी और वहाँ पे डेंसिटी फाइंड आउट कर लूँगी और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी और उसके ज़रिए इस पूरे कागज़ की फाइंड आउट कर लूँगी। आप ये कहीं भी ले सकते हैं यूनिट एरिया, और ये किसी भी शक्ल में ले सकते हैं, फीट भी ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा लिया है ये वाला, तो इस एक टुकड़े का मैस कितना होगा उसको मैं डिनोट कर देती हूँ DM से। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था ये मैंने एक टुकड़ा लिया था, इस टुकड़े का जो मैस था मेरे पास वो DM था। DM हमारे पास स्मॉल चेंज होता है और इसका जो हमारे पास डिस्टेंस था वो DS था, स्मॉल चेंज। इसी तरह यहाँ पे करना है। यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा लिया, इस टुकड़े का मैस DM हो गया और चूँकि हम कहते हैं कि हमारे पास जो इस टाइप की बॉडीज़ होती हैं हम उनकी डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं एरिया के ज़रिए, एरिया उनका मालूम करते हैं। और यहाँ पर मैंने ये 1 स्क्वायर फीट एरिया लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी जो ये वाला जो मेरे पास पार्ट है इसका एरिया बहुत स्मॉल एरिया को A से नोट करेंगे और बहुत छोटा एरिया स्मॉल चेंज है तो मैं उसको DA कर दूँगी। अब ये डेंसिटी मेरे पास क्या आ गया, डेंसिटी को मैंने बताया ऊपर आप डेल्टा से नोट करते हैं और जो कि ये हमारे पास प्लेन में है तो यहाँ पर X वेरिएबल भी होगा और Y वेरिएबल भी होगा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल में है ना, ये हमारे पास किन पे है 2 डायमेंशनल में है, 2 डायमेंशनल में है तो यहाँ पर मेरे पास X वेरिएबल भी होगा और Y वेरिएबल्स भी होंगे। अब मैं लिखूँगी डेंसिटी ऑफ XY इक्वल टू ये DM है इक्वल ओवर DA। ये मेरे पास डेंसिटी आ गई 2 डायमेंशनल में, ये जस्ट अभी आई है इतने एक पार्ट की। अब मुझे अगर पूरे की चाहिए इतनी तो मैं अब इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी। अब मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, DM इज इक्वल टू डेल्टा XY एंड DA। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी और मैंने आपको बताया ये चूँकि प्लेन में है, अगर प्लेन में है 2 डायमेंशनल में है तो हम 2 इंटेग्रल साइन लगाएंगे। वो 1D में था, 1 डायमेंशनल था तो मैंने एक इंटेग्रल साइन लगाया था, लेकिन ये 2 डायमेंशनल में है, प्लेन की बात हो रही है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इंटेग्रल्स के साइन लगाए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो डेंसिटी दी हुई है ये वाली, ये कांस्टेंट भी दी जा सकती है, ये वेरिएबल भी दी जा सकती है, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड कर सकता है। हो सकता है कि आपके पास ये जो आप अंदर वाला पोर्शन है आपके पास ये कहीं जगह कोई ऐसी बॉडी भी हो सकती है जो कहीं से मोटी हो कहीं से पतली हो, मतलब उनकी डेंसिटी सेम ना हो। अगर सेम नहीं होगी तो वहाँ पे वेरिएबल होगा। ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं आपके पास, ऐसी बॉडीज़ भी होती हैं जिनकी डेंसिटी सेम होती है, हर जगह से इक्वल होती है, तो इट मीन्स कि हमारा डेंसिटी कांस्टेंट है। तो आपके पास यहाँ डेंसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। और ये बात 2 डायमेंशन में हो रही थी इसलिए 2 इंटेग्रल्स के साइन लगाए हैं हमने। अब ये जो मैंने इंटेग्रल साइन लगा दिए इसका मतलब है कि ये मेरे पास मैस बन गया है इस पूरी बॉडी का, इस पूरे ऑब्जेक्ट का। तो इसे मैं डिनोट कर दूँगी M से इक्वल टू यहाँ पे डबल इंटेग्रल ये डेल्टा XY एंड ये DA। ये एरिया है और एरिया अलोंग X और Y दोनों डायमेंशनल में होगा चूँकि प्लेन की बात हो रही है, तो यहाँ पे DX भी होगा और DY भी होगा। इसके अलावा आपके पास कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिनको हम एरिया के हिसाब से फाइंड आउट नहीं कर सकते, बल्कि उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके ज़रिए हम उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिलास है, गिलास में इतना पानी है, आप इतना ये तो नहीं कहेंगे ना कि इतने एरिया तक पानी है, बल्कि आप ये कहते हैं कि यहाँ तक पानी है, वॉल्यूम के ज़रिए आप बताते हैं। आप अगर आपके ये देखें ना, अगर आपके पास गिलास में पानी पड़ा हुआ है तो अगर इतना पानी है तो आप ये तो नहीं कहते कि इस इतने एरिया तक आपके पास पानी पड़ा हुआ है, नहीं, आप इसको वॉल्यूम के ज़रिए बताते हैं कि आपके पास इतना पानी है। अब हमने वही करनी है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी हम एरिया के ज़रिए नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो उनकी डेंसिटी हमें वॉल्यूम के ज़रिए कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब चूँकि यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ लाजमी 3 इंटेग्रल्स के साइन होंगे। एरिया था तो 2 इंटेग्रल्स के साइन थे, वॉल्यूम की बात हो रही है तो 3 इंटेग्रल्स के साइन होंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे X, Y और Z होंगे। अब यही वाला इस तरह का मैंने फार्मूला अप्लाई करना है, या मैस ओवर यूनिट एरिया था वहाँ मैस ओवर वॉल्यूम होगा और वहाँ पे DM ओवर DV आ जाएगा, डेल्टा XY वैसे ही आ जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी तो वो पूरे के पूरी बॉडी का हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा। सेम ऐसे ही करेंगे, पहले एक ये जैसे ये मेरे पास ये है, पहले यहाँ पर एक लूँगी अपना,
छोटा सा पार्टिकल लूँगी, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करूँगी इसी मेथड से। वो बहुत छोटा चूँकि पार्टिकल है इसका, इसलिए मैस DM से डिनोट करूँगी, स्मॉल मैस। और मैंने आपको बताया ये इसका हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का हम फाइंड आउट करते हैं डेंसिटी वॉल्यूम के ज़रिए, इसलिए मैं यहाँ पे DV लूँगी और यहाँ पे डेंसिटी होती है डेल्टा X Y और Z से डिनोट करेंगे। यहाँ पर इनको 3D में बात हो रही है और यहाँ से DM इज़ इक्वल टू डेल्टा X Y Z और DV आ गया। अब अगर मुझे इस पूरे की बात करनी है कि कितना वॉल्यूम होगा तो मैं यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल लगा दूँगी दोनों साइडों पे। अब ट्रिपल इंटीग्रल लगाने से ये मेरे पास पूरे के पूरे इस ऑब्जेक्ट में मैस आ गया, तो इसको M से डिनोट कर दूँगी और ये हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूला बन गया। अब ये डेंसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी दी जा सकती है। ये वॉल्यूम है DV और ये X Y और Z तीनों एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस होगा, वॉल्यूम होगा हमारे पास तीनों के अलॉन्ग। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन। पहले मैथ्स को देखें, मैंने अभी तक आपको मैथ्स का बताया। मैथ्स का उसने देखा हुआ है, देखें यहाँ से लेके अगर आपके पास A से लेके B तक है, ये कोई भी रॉड है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने A दे दी है और यहाँ पर एंड हो रहा है, एंडिंग वैल्यू मैंने B दे दी है। तो ये 1 डायमेंशनल में बात हो रही है, इसलिए एक इंटीग्रल का साइन लगा। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है 1 डायमेंशनल में डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखें वही फार्मूला लगाया है। 1 डायमेंशनल रॉड था, अगर एक पोर्शन का कहा गया है कि स्मॉल चेंज है तो DM/DS हो गया, लंबाई मैस ओवर लेंथ हो गया। ये एक पार्टिकल है, इसका स्मॉल मैस एंड DM होगा, स्मॉल लेंथ होगी वो DS होगी, इसे नोट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, उसके बाद इंटीग्रल का साइन लगाया तो पूरे के पूरे रॉड का हमारे पास मैस आ गया। ये हमारे पास पूरे रॉड का मैस आ गया। ये डेंसिटी है डेल्टा, ये कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी दी जा सकती है। यही फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर X एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे X लिखा हुआ है, और अगर आप Y एक्सिस के अलॉन्ग रॉड लेके चल रहे हैं तो आपको Y लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस भी इसे आप कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसे आप कह सकते हैं। ये क्या होता है आपके पास? सेंटर ऑफ मैस हमारे पास ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर उस पूरे के पूरे बॉडी का मैस, पूरे के पूरी बॉडी का हमारे पास वेट डिपेंड कर रहा होता है। जैसे मैं कहूँ कि ये हमारे पास 1 डायमेंशन में अगर बात की जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर इस पूरे रॉड का वेट इस पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है। अगर पूरे रॉड का वेट इस पॉइंट के ऊपर एक्ट होगा तो मैं कहूँगी ये वाला पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ मैस कहलाएगा। कि अगर मेरे पास ये 2 मैसेज हैं, इसको मैंने ऐसे इस तरह से सेट किया कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट या ये लाइन स्टेबल होगी, तो ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मैस कहलाएगा। अब ये 1 डायमेंशनल की बात हो रही थी, ये मैंने आपको 1D में बताया। अगर 2 डायमेंशन में बात होगी तो 2 डायमेंशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई आपके पास 2 डायमेंशन है, ये ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको ये भी बताया है कि सेंटर ऑफ मैस वो वाला ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर पूरे की पूरी बॉडी का वेट एक्ट हो रहा होता है। और नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट होगा जिसके ऊपर सेंटर पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का वेट एक्ट होगा। जैसे सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर होगा ये मेन पार्ट एक्ट कर रहा होता है। ये बॉडी है, इस बॉडी का जो भी सेंटर होगा, इस सेंटर के ऊपर पूरी बॉडी का वेट होगा। तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट होगा, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मैस कहलाएगा। अब चूँकि ये 2 डायमेंशनल में है तो X एक्सिस के अलॉन्ग भी इसका होगा और Y एक्सिस के अलॉन्ग भी इसकी कोई ना कोई मूवमेंट होगी। X और Y दोनों एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट होगी। तो हम यहाँ पर मूवमेंट अलॉन्ग X एक्सिस भी फाइंड आउट करेंगे और मूवमेंट अलॉन्ग Y एक्सिस भी फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास 2D है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रही हूँ अलॉन्ग X एक्सिस, तो वो किस हिसाब से मूव करेगा? वो Y के हिसाब से मूव करेगा, Y के डिस्टेंस के हिसाब से मूव करेगा। अगर मैं X एक्सिस के अलॉन्ग इसको मूव करना चाह रही हूँ, या ये यहाँ पर है, फिर मैं इसको यहाँ पर लेके आना चाहती हूँ, या फॉर एग्जांपल पहले देखिए ये यहाँ पर है, मैं इसको X एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना चाहती हूँ, यहाँ पर लेके आना चाहती हूँ, तो वो Y की वैल्यूज़ चेंज होगी ना। यहाँ पर कुछ और है, नीचे आएंगी तो Y कुछ और हो जाएगा। X एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही हूँ, अगर X एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो हमारे पास Y जो है वो चेंज हो रहा है, Y चेंज हो रहा है ना, Y के अकॉर्डिंग हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने Y लिख दिया, और ये हमारे पास 2 डायमेंशन में है इसलिए यहाँ पे डबल इंटीग्रल आएगा और साथ डेंसिटी आ जाएगी डेल्टा X, Y और dx dy, या आप इसकी जगह पे dA भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रही हूँ Y एक्सिस के अलॉन्ग, ये यहाँ पर है, अगर मैं इसको यहाँ पर मूव करना चाह रही हूँ तो मेरे पास X मूव करेगा, आगे पीछे जाएगा,
जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, कोई भी आपको शेप दी जा सकती है, ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल को मैं मूव करना चाह रही हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। पहले यहाँ पर है, अब मैं चाह रही हूँ ये रेक्टेंगल यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास वाई की कुछ और वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ हैं, और ये मूव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही कर रहा है। मूव किसके कर रहा है? एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, लेकिन वाई की वैल्यूज़ चलती डिफरेंट होती जा रही हैं। अगर वाई की वैल्यूज़ डिफरेंट होती जा रही हैं तो हम यहाँ पर वाई लिखेंगे, और 2D में था इसलिए डबल इंटीग्रल लिख दिया, और साथ डेल्टा एक्स वाई डी एक्स डी वाई हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास ये जो रेक्टेंगल है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, मतलब पहले अब यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आ जाए, फिर यहाँ पर आ जाए, तो इसमें एक्स डिस्टेंस हमारे पास आगे पीछे चेंज होगा। अगर एक्स चेंज होगा तो हम कहेंगे ये डबल इंटीग्रल मैंने 2D की वजह से लगाया, और जब वाई एक्सिस में मूव करें तो एक्स वेरी करे, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, और ये डेंसिटी वैसी की वैसी आ गई, डी एक्स डी वाई। ये हमारे पास हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पर लिख दिया। और इसको हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, और ये चूँकि हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स बार लिखा है। इसका फार्मूला होता है यहाँ पर सिस्टम मूवमेंट और मोमेंट, सिस्टम का मोमेंट डिवाइडेड बाय सिस्टम का मास। सिस्टम का मोमेंट को मैंने एम नॉट से डिनोट किया हुआ है, और सिस्टम के मास को मैंने एम से डिनोट किया है। ये वाला मोमेंट मैंने आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाया है 2 डायमेंशन में। और 1 डायमेंशन में ये कैसे होगा? आप इसी ऑब्जेक्ट के अलॉन्ग, यानी कि आपने एक्स एक्सिस लिया हुआ है, आप इसी एक्स एक्सिस पे ही मूव करेंगे, कोई और हमारे पास डायरेक्शन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स ही लिखा हुआ है। अगर वाई एक्सिस मेरे पास होगी रॉड, तो वाई एक्सिस में मूव करना चाह रहे होंगे तो मैं यहाँ पे वाई लिखूँगी। अगर 2 डायमेंशनल में बात आ रही है हमारे पास, तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास दोनों वेरिएबल्स एक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम इस बॉडी को मूव करना चाह रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो वाई वेरी कर रहा होता है, अगर इस बॉडी को मूव करना चाहती हूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो एक्स वेरी कर रहा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज किया। जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो वाई वेरी करेगा, और जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा तो एक्स वेरी करेगा, बाकी वो डेंसिटी साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो रही है, और ये एरिया आ गया। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। और ये मैस है, ये किसका मैस है? जब आपके पास 2 डायमेंशन होगा, 2D होगा, जो मैंने आपको पीछे कैलकुलेट करके बताया कि डेंसिटी ओवर एरिया, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में बात हो रही है, डबल इंटेग्रल है, और 2D में हम फाइंड आउट करते हैं डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ एरिया, एरिया के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। और ये मैंने आपको वहाँ पर कैलकुलेट करके बताया हुआ था, ये देखिए, ये एरिया के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। ये मैथ्स आ गया हमारे पास। ये फर्स्ट मोमेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस, मोमेंट लॉन्ग वाई एक्सिस, इसे हम फर्स्ट मोमेंट कहते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में सेकंड मोमेंट भी दिया हुआ है, वो फार्मूलाज भी आपने याद करने हैं, सेम एज इट इज़ फार्मूलाज हैं वो आपके पास भी। अब यहाँ पर 2D का भी मैंने सेंटर ऑफ मास बता दिया, मोमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय पूरे बॉडी का मूवमेंट हो गया। इसी तरह अगर ये वाई बार कैलकुलेट करनी है, मोमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस और डिवाइडेड बाय एम आ गया। ये सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर लिए, एवरेज फाइंड आउट की है, मतलब कि हमने ये एक्स बार लगाया हुआ है ना, ये मैंने एवरेज लिखा हुआ है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आपको लिया हुआ है 3D में। 3D मैंने आपको बताया है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास होती हैं जिनकी डेंसिटी हम एरिया के ज़रिए फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो उनका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है, और वही वॉल्यूम मैंने यहाँ पर आपको उसका मैस कैलकुलेट करके बताया। जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से बॉडी है या कोई भी ग्लास है, उसका हमें कहा जाए कि आप एक पार्टिकल का वॉल्यूम फाइंड आउट करें, फिर इंटीग्रेट करके सब पूरे के पूरी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बता देंगे। तो एक पार्ट मैंने लिया था, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, चूँकि ये बहुत छोटा था तो इसका मैस भी बहुत स्मॉल था, डी एम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी बहुत कम होगा, डी वी इक्वल टू, यहाँ पे डेंसिटी हम फाइंड आउट कर रहे थे तो डेंसिटी को मैंने डेल्टा से नोट किया था, उस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, डी एम इज इक्वल टू डेल्टा डी वी। अब मैंने कहा कि ये एक पार्ट का है, अगर मुझे पूरे के पूरी बॉडी का चाहिए वॉल्यूम तो मैं ट्रिपल इंटेग्रल लगाऊंगी यहाँ पे दोनों तरफ, और ये ट्रिपल इंटेग्रल लगाने पर यहाँ पर ये पूरी की पूरी बॉडी का मैस हो जाएगा, टोटल मैस हो जाएगा, तो इसे एम से डिनोट कर दिया, और बाकी ये वैसे के वैसे आ गया। इसके अलावा यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट भी दी जा सकती है, आपको वेरिएबल भी दी जा सकती है। यहाँ पर डेंसिटी जो है ना, ये 3 वेरिएबल्स होंगे, 3D में है तो एक्स वाई और जी 3 वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। इसी तरह ये वॉल्यूम भी 3 वेरिएबल्स का है, डी एक्स डी वाई और डी जी। सेम हमने वॉल्यूम के भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए हैं, जैसे मैंने पीछे आपको 2D के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे थे यहाँ पर, ये एम एक्स मोमेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस, मोमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, ऐसे ही मैंने 3D के भी लिख दिए हैं। जब हम वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे होंगे 3D में तो वहाँ पर एक्स वेरी कर रहा होगा,
जब एक्स और जी के अलॉन्ग मूवमेंट हो रही होगी तो वाई वेरी कर रहा होगा, इस तरह एक्स और वाई के अलॉन्ग मूवमेंट हो रही होगी तो वहाँ पे जी वेरी कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट को हम मूव करते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पर भी बताया, अगर इस सब्जेक्ट को हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे तो एक्स वेरी कर रहेगा, अगर इस सब्जेक्ट को हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे तो वाई वेरी करेगा। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करें तो एक्स वेरी करेगा। सेम एज इट इज़ एक्स और जी के अलॉन्ग अपने ऑब्जेक्ट को मूव करें तो वहाँ पर वाई वेरी करेगा। इसी तरह इनके सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर लिया, मीन्स कि इनकी एवरेज भी हमने फाइंड आउट कर ली है। यहाँ पर ये लिखती हैं, जस्ट कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, मोमेंट ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं मोमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, मोमेंट अलॉन्ग जी एक्सिस या मोमेंट अलॉन्ग एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग, तीनों के अलॉन्ग मोमेंट कैलकुलेट किया, उनको डिवाइड कर देना टोटल मोमेंट से, टोटल मास से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास एवरेज फाइंड आ जाएगी। इसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, इसे हम सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है जिसमें कहा हुआ है कि फाइंड द मास एंड सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे देखिए मास कैलकुलेट करना है, ये वाला कैपिटल एम, एंड सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास ये वाले एक्स बार वाई बार और जी बार कैलकुलेट करने हैं हमने, जो कि बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 2x एंड द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ़ डेंसिटी इज़ x। अब यहाँ पे मैंने डेंसिटी वेरिएबल ली हुई है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 2D की बात हो रही है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, एक y हो रहा है एक x हो रहा है, मतलब ये 2D की बात हो रही है। 2D की बात हो रही है तो हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमने एरिया के ज़रिए अपनी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और ये भी हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमने 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है, 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है क्योंकि 2D की बात हो रही है। अगर यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स दिए जाते हैं एक्स वाई जी, तो हमें पता लग जाना था हमने वॉल्यूम की बात करनी है, हमने यहाँ पे 3 इंटीग्रल्स लेने हैं। फार्मूला सेम है सबके, बस इंटीग्रेशंस का फ़र्क है। यहाँ पर एरिया के 2 डायमेंशन की बात हो रही है, 2 डायमेंशन में डेंसिटी हम एरिया के ज़रिए कैलकुलेट करते थे, इसलिए मैंने डी ए लिखा है और 2 इंटीग्रल का है। अगर 3 डायमेंशन की कहीं बात हो रही होगी तो 3 डायमेंशन की डेंसिटी हम वॉल्यूम के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे, तो आप डी वी लिखेंगे और 3 इंटीग्रल्स के साइन लगाएंगे। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखें, इसमें उसने कहा हुआ है कि आपके पास जो है y इज इक्वल टू 2x एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ये बना दी है, एंड y इज इक्वल टू एक्स एक पैराबोला होता है, उसको इससे डिनोट कर दिया। अब हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रही होंगी, जहाँ पे एक पैराबोला और ये लाइन कट कर रही होगी, वो हमने शेडेड रीजन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो शेड ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया हमने। पहला तो रीजन पे ये दोनों कट करेंगे, यहाँ से देखें ये लाइन यहाँ है और ये लाइन यहाँ है, ये ओरिजिन पे कट करेंगे। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इक्वल रखे, 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया तो यहाँ से x इक्वल टू 2 बचा, दूसरा ये आ गया। पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर 0 0 निकला, ये वाला पॉइंट जहाँ पर x भी 0 और y भी 0, और दूसरी हमारे पास x की वैल्यू निकली है यहाँ पर 2 और y की वैल्यू क्या आई है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हम y की लिमिट्स उससे हमें दी हुई हैं, y की लिमिट्स दी हुई हैं 2x से लेके एक्स स्क्वायर तक। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी होती है ना y की, ये y इज इक्वल टू 2x y इज इक्वल टू एक्स, ये y की लिमिट्स थी हमारे पास, इंटीग्रेशन थी y की। हमें जस्ट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करके हमने x की लिमिट फाइंड आउट कर ली है। अब ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया था और एक ये आ गया था, तो इट मीन्स अब ये हमारा रीजन जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। और y की लिमिट्स उसने दी हुई थी, x की लिमिट मैंने आपको बता दी है, एक x यहाँ से ओरिजिन 0 0 आ जाएगा, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ज़रिए x की वैल्यू 2 आई है, तो दूसरी हमारे पास x की लिमिट 2 होगी, 0 से लेकर 2 तक x की आ गई, और y की उसने मैं बताई हुई है एक्स स्क्वायर से लेकर 2x तक। ये वाले शेड्यूल रीजन में एक्स स्क्वायर से लेकर 2x तक ये हमने लिख दिया। यहाँ पर डेंसिटी उसने x बताई हुई है, हमें वेरिएबल डेंसिटी दी हुई है। अब सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगी अपना मैस, तो मैस का क्या फार्मूला पीछे आपको बताया हुआ है, 2 डायमेंशन में एरिया के ज़रिए कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया मैस का फार्मूला। यहाँ पे मैंने अपनी डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि x दी हुई है, और यहाँ पर dy और dx लिख देना है। पहले y के लॉन्ग इंटीग्रेट करनी है क्योंकि y की जो लिमिट्स दी हैं वो वेरिएबल की शक्ल में दी हुई हैं, इसलिए मैं पहले y के लॉन्ग इसको इंटीग्रेट करूँगी। y के लॉन्ग इंटीग्रेट किया, y आ गया, लिमिट्स पुट करूँगी, फिर x के लॉन्ग इंटीग्रेट करूँगी, सिंप्लीफाई करूँगी, तो मेरे पास जो मैस आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब मैस आ गया, अब उसके बाद मैंने कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले चाहिए मेरे
मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस चाहिए और मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स तो मैंने कैलकुलेट कर लिया ना, लेकिन अब मुझे मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस चाहिए और मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए। ये फाइंड आउट करूँगी, इस यहाँ पे डिवाइड करूँगी और मेरे पास ये सेंटर ऑफ मैस आ जाएगा। अब मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस पहले फाइंड आउट करें। जब हम वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी को मूव कर रहे होते हैं वहाँ पे एक्स वेरी करता है, इसलिए एक्स लिखा, और यहाँ पे डेंसिटी आ गई और डी वाई डी एक्स आ गया। पहले वाई एक्सिस के अलोंग मैं इंटीग्रेट करूँगी, क्योंकि वाई की जो लिमिट्स दी हैं वो वेरिएबल दी हुई है। यहाँ पर एक्स आ गया, डेंसिटी की यहाँ पे भी एक्स था, वो भी पुट किया, मल्टीप्लाई किया, वाई के अलोंग इंटीग्रेट करूँगी, फिर एक्स के अलोंग इंटीग्रेट करूँगी, तो मेरे पास आंसर 8/5 आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा 8/5। इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा। जब एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी को मूव करेंगे तो वाई वेरी करेगा, इसलिए वाई लिखा। यहाँ पे डेंसिटी का फार्मूला था और डी एक्स डी वाई था। अब डेंसिटी की वैल्यू उसने हमें गिवन दी हुई है, वो एक्स है, तो इस यहाँ पे मैंने एक्सपुट कर दिया। पहले वाई एक्सिस के अलोंग इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे और मेरे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 8/3 आ जाएगा आंसर। अब ये भी मेरे पास फाइंड आउट हो गया मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी निकल आया मोमेंट अलोंग वाई एक्सिस। मैं इनको उठा के अपने फार्मूला में पुट करूँगी और सेंटर ऑफ मैस फाइंड आउट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पुट किया इन दोनों की जगह पर और सेंटर ऑफ मैस फाइंड आउट कर लिया आ गया। ये मैंने अपना सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट किया है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड के ज़रिए। ये वाला जो हमारे पास रूल है ना, ये my=x डेल्टा एक्स वाई, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसी तरह आपके बुक में एक सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है, वो भी आपके पास सेम ऐसे ही है, आपने उसके फार्मूलाज भी याद करने हैं। तो इस लेक्चर में हमारे पास कुछ भी नहीं था, जस्ट हमने मोमेंट एंड सेंटर ऑफ मैस फाइंड आउट करने थे। अगर आप वन डायमेंशन में बात करेंगे तो या तो वो एक्स होगा, एक्सिस होगा, या वाई एक्सिस के अलोंग होगा, दोनों में से एक होगा। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो आपको पता है डेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैस ओवर, अगर 1D ऑब्जेक्ट है तो मैस ओवर लेंथ हो जाएगा। अब हमारे पास अगर ये रॉड है, इस रॉड के बहुत सारे पोर्शंस किया गया, हमें कहा गया इस पोर्शन की आप डेंसिटी फाइंड आउट करें। ये स्मॉल पोर्शन है तो उसको हम कहते हैं DM, स्मॉल मैस हो गए, और ये इस स्मॉल पोर्शन की लेंथ जो होगी वो हमारे पास DS से डिनोट कर देते हैं। और डेंसिटी हम फाइंड आउट करें उसे मैंने डेल्टा से नोट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, डेल्टा DS। अब चूँकि मैंने कहा कि मैंने इस एक पार्ट की डेंसिटी फाइंड आउट की है, अगर मुझे पूरे रॉड की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो मैं इंटीग्रेशन के ज़रिए अप्लाई करूँगी। इंटीग्रेशन लगा दी। अब चूँकि ये पूरे रॉड का मैस बन गया, टोटल मैस बन गया, इसलिए इसको M से नोट कर दिया और ये डेल्टा और यहाँ पर DS आ गया। ये हमारे पास जब 1D में हम चलेंगे तो उसका मैस आ गया। अगर आप एक्स एक्सिस में मूव कर रही हैं तो यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखेंगे, DX लिखेंगे। अगर आप वाई एक्सिस वाले रॉड का फाइंड आउट करना चाह रही हैं तो डेल्टा वाई और DY लिखेंगे। ये मैस आ गया। और वो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बता दिया। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं तो आप वहाँ पर एक्स लिखेंगी, डेल्टा एक्स और DX लिखेंगे। अगर वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो वाई लिखेंगे, डेल्टा वाई और DY लिखेंगे। सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप एवरेज निकालते हैं सिस्टम मोमेंट की और डिवाइडेड बाय सिस्टम मैस की। सेंटर ऑफ मैस क्या होता है कि ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर आपके पूरी की पूरी बॉडी जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है। जैसे यहाँ पर ये मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ये पूरी बॉडी डिपेंड कर रही है। अगर 2D में बात करें, सर्कल में बात करें, फॉर एग्जांपल सर्कल की बात करें या 2D की बात करें, हम कहते हैं कि हमारे पास ये ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर इस पूरी बॉडी का वेट है। और अगर 2D में बात हो रही होगी तो ये जो इसकी मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी होगी, अलोंग वाई एक्सिस भी होगी। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं वहाँ पर वाई वेरी कर रहा होता है, इसलिए मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे यहाँ पर वाई, 2 डायमेंशन की ऐसे डबल इंटेग्रल और ये साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स और वाई, 2 वेरिएबल्स में से एक्स और वाई। और अगर हम अपने बॉडी को मूव करना चाह रहे हैं वाई एक्सिस के अलोंग तो वहाँ पर एक्स वेरी कर रहा होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डबल इंटेग्रल एक्स और यहाँ पे डेंसिटी डेल्टा एक्स वाई DX dy लिखेंगे। ये हमारे पास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस बन जाते हैं। और मैस आपने सेम वही डेंसिटी फार्मूले के ज़रिए अप्लाई करना है। चूँकि हमारे पास 2 डायमेंशन में हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एरिया, इसलिए वहाँ पे मैस ओवर एरिया लिखा था। और अगर एक हमें पार्टिकल का यानी कि एक बहुत छोटी सी एक
चीज़ का कहा जाए फाइंड आउट करने के लिए, ये आपके पास पूरी की पूरी 2D थी, हमें कहा गया कि आपने सिर्फ इतनी सी चीज़ का फाइंड आउट करना है, ये बहुत स्मॉल चीज़ थी, तो मैंने इसको मैथ्स को DM से नोट कर दिया। और 2D की बात करें तो इसमें हम एरिया के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं, DA लिख दिया, डेंसिटी फाइंड आउट करें तो इसको डेल्टा लिख दिया। अब DM इज़ इक्वल टू डेंसिटी और DA कर दिया। अगर इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, 2D या 2 वेरिएबल्स होते हैं तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास मैथ्स निकल आता है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का, पूरी की पूरी बॉडी का इसके ज़रिए। इसी तरह अगर 3D में बात करेंगे हम, तो 3D पे हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, वही वॉल्यूम हमने लिख दिया। और अगर हम 3D में मूव करना चाह रहे हैं Y और Z एक्सिस के अलॉन्ग, तो वहाँ पर X वेरी करेगा, X और Z के अलॉन्ग मूव करना चाह रहे हैं तो Y वेरी करेगा। इसी तरह हमने उनके सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फाइंड आउट कर लिए हैं, इनको हम X बार, Y बार, Z बार से डिनोट करते हैं। हमने जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने फाइंड आउट करने होते हैं और डिवाइड करना होता है टोटल मास से, वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ जाते हैं। तो आपने अब ये फार्मूलाज याद करने हैं कि आपको टोटल मास आप कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर आपको 3D में दिया गया है, और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह टोटल मास कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर 2D की बात हो रही है, सेम एज इट इज़ उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कैसे फाइंड आउट करेंगे, My/Mx, ये मैंने आपको बता दिए हैं सारे। अब यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए, उसने मैथ्स पूछा होता है, सेंटर ऑफ मैथ्स पूछा होता है। अब मैथ्स के ज़रिए मुझे पता लग गया था कि यहाँ पर हमारे पास मैथ्स वाले फार्मूला यूज़ होंगे, यानी कि ये वाले फार्मूला यूज़ होंगे। अब ये भी हमें यहाँ से पता लग गया था कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे Y ओवर X, तो यहाँ पे इसका मतलब है 2 इक्वेशंस दी हुई थी, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 2D की बात हो रही थी, तो 2D आएगा, यहाँ पे 2 इंटेग्रल्स आएंगे और 2 डबल इंटेग्रल्स में हम एरिया के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। डेंसिटी से एरिया लिखा और उसका ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। जस्ट डेंसिटी आपको गिवन दी होगी, लिमिट्स भी आपको यहाँ से गिवन दी होंगी, Y की दी होंगी, आपने X की लिमिट फाइंड आउट करनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ज़रिए इसमें पुट करनी है और अपना मैथ फाइंड आउट कर लेना है। दूसरी बात उसने कहा हुआ कि सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करें। सेंटर ऑफ मास 2D में सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग Y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग X एक्सिस चाहिए। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जब X एक्सिस में मूव करेंगे तो X एक्सिस में मूव करेंगे तो Y वेरी करेगा और Y एक्सिस में मूव करेंगे तो X वेरी करेगा। ये वाला फार्मूला, Y एक्सिस में मूव कर रहे होंगे तो X वेरी करेगा, साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रही है dy/dx, और अगर X एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो Y वेरी करेगा, साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई हो रही है dy/dx। डेंसिटी आपको गिवन दी हुई है और यहाँ पे आपने अपनी इंटीग्रेशंस की लिमिट्स पुट करनी है, वो भी आपको गिवन दी होंगी और सिंपली उन्हें इंटीग्रेट करना है, वो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे अलोंग X एक्सिस एंड अलोंग Y एक्सिस। आपने जस्ट यहाँ पर आके अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पर आके, और वो आपके पास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। यही हमने फाइंड आउट करना था। और एक और बात यहाँ पर दी हुई है कि अगर आपको कहा जाए कि आप सेंट्रॉइड फाइंड आउट करें, तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट अपनी डेंसिटी की जगह पर 1 पुट कर देना। अगर कहा जाए कि आप फाइंड आउट करें सेंट्रॉइड, इस तरह से कहा जाए, तो आपने उसमें कुछ भी नहीं करना उन क्वेश्चंस में, जस्ट अपनी डेंसिटी की जगह पर 1 पुट कर देना। ये डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी उन क्वेश्चंस में जहाँ सेंट्रॉइड का कहा जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पर आके ये वाला फार्मूला लिखना है, यहाँ पर आके डेंसिटी की जगह पे 1 पुट कर देना और बाकी वैसे सारा सॉल्व कर